हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की हिंदी की क्लास में। और आज की क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल रही है। तो आज हम एक बार मिक्स एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। काफ़ी टाइम से हम पॉइंट वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे थे, तो मिक्स एमसीक्यू किया जाएगा आज। और सब लोग रेडी हो जाइए अपने टेस्ट के लिए, बिकॉज मिक्स एमसीक्यू आप कह सकते हैं कि ये टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो लास्ट में सब लोग अपना स्कोर जरूर शेयर करेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, मूव करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। लिखा गया है, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? ठीक है, तो जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। सीता सखियों सहित, ठीक है, और बताना है जो रेखांकित शब्द दिए गए हैं, रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है। सिंपली बताना है कि ये अव्यय का कौन सा भेद होगा। ऑप्शन ए है समुच्चय बोधक, बी ऑप्शन है क्रिया विशेषण, सी ऑप्शन है संबंध बोधक एंड डी ऑप्शन है विस्मयादि बोधक। तो जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। एक आंसर मैं अपनी तरफ से, एक ऑप्शन मैं अपनी तरफ से कट कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए बताना। तो 3 ऑप्शन अब आपके सामने है, मैंने डी वाला ऑप्शन कट कर दिया। तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है संबंध बोधक। ये जो सहित शब्द है ये संबंध बोधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, संबंध बोधक शब्द हमें बताना है। ऑप्शन ए है उनके, बी ऑप्शन है बिना, सी ऑप्शन है तुम एंड डी ऑप्शन है कुछ। तो ये तो बहुत आसान सा है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। संबंध बोधक शब्द के बारे में बताना है, कौन सा संबंध बोधक अव्यय होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये तीनों ऑप्शन आपको पढ़ के ही लग जाएगा कि ये तीनों संबंध दिखाने का काम नहीं कर रहे। मतलब वाक्य के किसी एक शब्द का या वाक्य के किसी एक अंश का वाक्य के दूसरे अंश से जो संबंध दिखाता है उसी को हम संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाण वाचक क्रिया विशेषण है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक बताना है आपको, एकदम आराम से आंसर करेंगे। ऑप्शन ए है इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, बी ऑप्शन है यह लड़की सुंदर है, सी ऑप्शन है मैदान हरा भरा है एंड डी ऑप्शन है तुम अच्छे खिलाड़ी, तुम अच्छे खिलाड़ी हो। इस तरीके से होना चाहिए था, ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत लिखा है। तो बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। परिमाण वाचक क्रिया विशेषण की बात कही जा रही है। ठीक है, तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। जो बहुत और थोड़ा इस तरह के शब्द लिखे जाते हैं वो परिमाण को दर्शाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द, मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं होता, जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता, कहलाते हैं। ऑप्शन ए है विकल्प बोधक अव्यय, बी ऑप्शन है समुच्चय बोधक अव्यय, सी ऑप्शन है विस्मयादि बोधक अव्यय एंड डी ऑप्शन है अनुबद्ध बोधक अव्यय। अब आपको थोड़ा सा यहाँ अपना दिमाग, कॉमन सेंस यूज करना है कि आपने कौन कौन से अव्यय के बारे में पढ़ रखा है। क्या विकल्प बोध अव्यय और अनुबद्ध बोधक अव्यय आपने पढ़ा है? अगर नहीं तो आंसर क्या होगा, और अगर पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का विस्मयादि बोधक अव्यय, क्योंकि विकल्प बोधक अव्यय और अनुबद्ध बोधक अव्यय होता ही नहीं है।
समुच्चय और विस्मयादि हो सकता है, तो समुच्चय जोड़ने विभाजक और योजक दोनों होता है, तो बिल्कुल ये संबंध रखता है। लेकिन विस्मयादि बोधक शब्दों में हम देखें, हम कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं कि जो हमारे मनोभावों को प्रकट करता है, ठीक है, जैसे ओह, अरे, ऐसे शब्दों को हम प्रयोग करते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से देखें तो वाक्य से इनका कोई संबंध नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 5th नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 5th नंबर का क्वेश्चन, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 एंड डी ऑप्शन है 4। तो जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का कि रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो जल्दी से आंसर आ चुका है आप सबका। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 3 होते हैं। ठीक है, 3 होते हैं, और कमेंट करके बताएंगे उन तीनों का नाम। कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में इन तीनों का नाम बताएंगे कि रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के जो 3 रूप हैं उनके नाम क्या क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 6ठे नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 एंड डी ऑप्शन है 4। तो जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। अभी इसके पहले भी हम लोगों ने क्रिया विशेषण के एक प्रकार के लिए किया था क्वेश्चन, और इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आंसर जो है वो 4 है, लेकिन चारों के नाम आप लिख करके बताएंगे। ठीक है, नाम लिख करके बताना है आपको। मैंने आंसर बता दिया कि अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं, लेकिन वो चारों प्रकार कौन से होते हैं वो नाम आप लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 7th नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है ऐसा काम मत करो, बी ऑप्शन है मैं पीछे आया था, सी ऑप्शन है मैं यह काम नहीं करूंगा एंड डी ऑप्शन है मैं काम के पीछे आया था। तो बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग करना है। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय आपको बताया गया है कि वो वाक्य में इस तरीके से होता है कि वाक्य के किसी एक अंश का वाक्य के दूसरे अंश से संबंध बनाने का काम करता है। ठीक है, तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन। तुम बड़े चालाक हो, तुम बड़े चालाक हो, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तुम बड़े चालाक हो। ऑप्शन ए है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, बी ऑप्शन कारक संबंधी अशुद्धि, सी ऑप्शन वाक्य प्रयोग संबंधी अशुद्धि एंड डी ऑप्शन है अव्यय संबंधी अशुद्धि। तो बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा 8th क्वेश्चन का। तुम बड़े चालाक हो। देखिए, अशुद्धि अगर हम देखें तो तुम बड़े चालाक नहीं कहते हैं, तुम बहुत चालाक हो ऐसा बोला जाता है। तो जो अव्यय शब्द का प्रयोग हुआ है बड़े, ये बड़े ना होकर के बहुत होना चाहिए था, तो यहाँ पर अव्यय संबंधी अशुद्धि है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन दिया गया है। समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? ऑप्शन ए है समुच्चय बोधक, बी ऑप्शन है क्रिया विशेषण, सी ऑप्शन है संबंध बोधक एंड डी ऑप्शन है विस्मयादि बोधक। तो समानाधिकरण एंड व्यधिकरण, ठीक है, समानाधिकरण और व्यधिकरण, ये 2 भेद आप लोगों को पढ़ाए गए हैं। बहुत अच्छे से मैंने इसको बताया था कि ये समुच्चय बोधक अव्यय के भेद होते हैं। किसके भेद होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय के भेद होते हैं। समानाधिकरण जो जोड़ने का काम करता है, व्यधिकरण जो अलग करने का काम करता है, जैसे या, व, इस तरह के शब्द हम प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 10th नंबर का क्वेश्चन, 10th नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर। तुम प्रतिदिन खेलते हो, तुम प्रतिदिन खेलते हो, उप, उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? कौन सा क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए है गुणवाचक, बी ऑप्शन है परिमाणवाचक, सी ऑप्शन है कालवाचक एंड डी ऑप्शन है स्थानवाचक। तो प्रतिदिन कहने से किसी स्थान का हमें पता नहीं चल रहा, ना गुण ना ही परिमाण। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कालवाचक विशेषण है, क्योंकि प्रतिदिन समय को दर्शाता है। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए। अगले नंबर का क्वेश्चन है मनोभाव के अनुसार, मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयादि बोधक है? मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयादि बोधक है? हटो हम कैसे कहते हैं? क्या किसी का संबोधन करते हैं, किसी को बुलाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर बी ऑप्शन चेतावनी है, सी ऑप्शन है धिक्कार एंड डी ऑप्शन है विस्मय। तो मैं दो ऑप्शन कट कर देती हूँ, बी ए एंड डी संबोधन नहीं करते, ना ही ये विस्मय का शब्द है। तो बताएंगे इन दोनों के बाद कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी। और जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर KVS PRT जो है वो आपकी तैयारी कराई जाती है, KVS PRT की। और जो भी टॉपिक इस समय चल रहा है 1000 MCQ की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, जल्दी ये क्लासेस कंप्लीट होने वाली हैं, बिकॉज 400+ MCQ लगभग हर सब्जेक्ट के पूरे हो चुके हैं। तो आप अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में जो बेल आइकन होता है उसे जरूर प्रेस करेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और साथ में लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चेतावनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 12 नंबर का क्वेश्चन, तुम दिन भर घूमते रहते हो, भर शब्द कौन सा अव्यय है? भर शब्द कौन सा अव्यय है? ऑप्शन ए है विस्मयादि बोधक, बी ऑप्शन है संबंध बोधक, सी ऑप्शन है निपात एंड डी ऑप्शन है संयोजक। तो बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तुम दिन भर घूमते रहते हो, तो भर शब्द है निपात, क्योंकि भर, तो, भी, ठीक है, ये शब्द जो होते हैं ये निपात के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वो शब्द के अंश पर जोर देने का काम करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन, हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं, हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं, इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है? पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है? ऑप्शन ए है सविभक्तिक, बी ऑप्शन है निर्विभक्तिक, सी ऑप्शन है मौलिक एंड डी ऑप्शन है यौगिक। तो अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि इससे पूर्वक पूछा गया है ना, तो पूर्वक जो है वो मौलिक शब्द है। ठीक है, कैसा संबंध बोधक होगा? ये मौलिक होगा। ये थोड़ा टीजीटी पीजीटी लेवल के क्वेश्चन है, पीआरटी में ये कम बन सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 14 नंबर का क्वेश्चन, मैं वहां होकर आया हूं, मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है मैं, बी ऑप्शन है वहां, सी ऑप्शन है होकर एंड डी ऑप्शन है हूं। मैं वहां होकर आया हूं, अव्यय बताना है। ठीक है, अव्यय आप लोग को पता है 4 होते हैं, कौन कौन से? तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये अव्यय नहीं होते। ठीक है, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 अव्यय होते हैं। ठीक है, तो बताएंगे करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उसने कटोरा भर दूध पिया, उसने कटोरा भर दूध पिया,
वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है कटोरा, बी ऑप्शन है दूध, सी ऑप्शन है भर एंड डी ऑप्शन है पिया। तो बताएंगे करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। उसने कटोरा भर दूध पिया। तो आप बताएंगे, देखिए एक नॉर्मल सी चीज आप सोच सकते हो कि किसके रूप में आप परिवर्तन कर सकते हो। जिस शब्द के रूप में परिवर्तन कर सकते हो वह अव्यय होगा। और इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर है ऑप्शन, ये मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है, गलत लग रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था, इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि दूध अगर हम देखें तो ये संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, दूध शब्द क्या है? संज्ञा है। अच्छा, अव्यय पूछा जा रहा है, सॉरी। करेक्ट है ये, करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अव्यय मतलब होता है अविकारी, जिसके रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जिसके रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो संज्ञा में क्या है? संज्ञा जो है ये एक तरीके से देखे तो अविकारी शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन, वह एक सप्ताह बाद आया, वह एक सप्ताह बाद आया। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण बताना है। ऑप्शन ए है वह, बी ऑप्शन है एक, सी ऑप्शन है बाद एंड डी ऑप्शन है आया। तो क्रिया की जो विशेषता बताएगा वही होता है क्रिया विशेषण। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि क्रिया आने की विशेषता बता रहा है बाद शब्द। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 17 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है? सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी। इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। ऑप्शन ए है सेनाएं, बी ऑप्शन है युद्ध क्षेत्र, सी ऑप्शन है आगे एंड डी ऑप्शन है बढ़ी। तो यहाँ पे संबंधवाचक कहने का मतलब है संबंध बोधक, और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आगे शब्द जो है वो संबंध बोधक अव्यय है। 18 नंबर के क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 18 नंबर का क्वेश्चन, वह आया और मैं गया, वह आया और मैं गया। इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। ऑप्शन ए है वह, बी ऑप्शन है आया, सी ऑप्शन है और एंड डी ऑप्शन है गया। तो बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। वह आया और मैं गया, समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक में आप लोग पढ़े होंगे कि इसमें विभाजक होता है और संयोजक होता है। विभाजक या शब्द हो सकता है और संयोजक क्या होगा? और होगा। ठीक है, तो और क्या होगा? और एक तरीके से देखें तो ये जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, जब संबंध बताने का काम करेगा तो संबंध बोधक, लेकिन जब जोड़ने का और अलग करने का काम करेगा तो वो समुच्चय बोधक के अंतर्गत आएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। 19 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। हाय अब मैं क्या करूं, हाय अब मैं क्या करूं। इस वाक्य में विस्मयादिबोधक शब्द बताइए, इस वाक्य में विस्मयादिबोधक शब्द बताइए। ऑप्शन ए है हाय, बी ऑप्शन है अब, सी ऑप्शन है मैं एंड डी ऑप्शन है क्या। हाय अब मैं क्या करूं। तो विस्मयादिबोधक क्या होता है? हमने पढ़ा था कि जो शब्दों से वाक्यों से अलग होता है, ठीक है, लेकिन हमारे भाव को दिखाता है। तो इसमें भाव दिखाने का क्या, कौन सा शब्द काम कर रहा है? जो ऑप्शन ए है हाय, ये क्या कर रहा है? एक तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे भावों को दिखाने का काम कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन, मुंबई के निकट पुणे है, मुंबई के निकट पुणे है, रेखांकित शब्द क्या है? ऑप्शन ए है समुच्चय बोधक शब्द, बी ऑप्शन है संबंध सूचक शब्द, सी ऑप्शन है सर्वनाम एंड डी ऑप्शन है संज्ञा। तो के निकट के लिए पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी,
निकट शब्द समुच्चय बोधक होता है। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में लाइक और शेयर भी करते चलेंगे क्लास को, क्योंकि आपको डेली 20 क्वेश्चन हिंदी के प्रोवाइड कराए जाते हैं एंड 20 क्वेश्चन ईवीएस के प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ में अगर हम देखें तो मैथ्स की क्लासेस आपकी शाम को 4 बजे होती है, 4 PM पे होती है। एंड अगर साइंस की क्लास हम देखें तो मॉर्निंग में 9:15 पर होती है। ठीक है, तो आप डेली क्लास को कंटिन्यू करो, अच्छे से पढ़ाई करो, जल्दी आपकी कंप्यूटर की क्लासेस और अदर क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं अपनी अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।